देवघर का 2024 का चुनावी नतीजा ये महज एक खबर नहीं है, ये वहां के लोगों और उनके बदलते मिजाज की एक कहानी है। तो आज हम सिर्फ आंकड़ों के शोर से आगे बढ़कर उस जनादेश की असली आवाज को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देवघर की इस कहानी को इसके आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले देवघर की जमीन को समझना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, ये झारखंड की आस्था और संस्कृति का केंद्र है। बाबा बैद्यनाथ धाम की वजह से यहाँ की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, एक सामाजिक ताना बाना है, और यहाँ की राजनीति को समझने के लिए इसकी इस सांस्कृतिक और आर्थिक धुरी को समझना ही पहला कदम है। और यहीं से हमारा विश्लेषण शुरू होता है। ये सवाल ही इस पूरी पड़ताल का दिल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी पिछला चुनाव सिर्फ और सिर्फ 2624 वोटों से हारी थी, वही इस बार 39,721 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत गई। ये सिर्फ जीत हार का गणित नहीं है, ये उन बदलावों का एक साफ संकेत है जो जमीन के नीचे चुपचाप पक रहे थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस चुनावी उलटफेर के आंकड़ों को समझेंगे, फिर देवघर के वोटर के मन को टटोलेंगे, तीसरे हिस्से में जनादेश के पीछे की वजहों को जानेंगे, चौथे में इस नतीजे से शासन के लिए क्या सबक मिलते हैं ये देखेंगे, और आखिर में सियासत से आगे एक मकसद के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, देवघर का नतीजा और उसके पीछे के आंकड़े। यहाँ हम सिर्फ उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जो इस बड़े बदलाव की कहानी हमें सुनाते हैं। 2024 के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। गठबंधन को मिले 53.5% वोट और बीजेपी को मिले 39.9%। लेकिन जो बात यहाँ देखने वाली है वो है जीत का अंतर। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। तो सवाल ये है कि सिर्फ 5 सालों में इतना बड़ा फासला आखिर बना कैसे? इस बदलाव का पैमाना देखिए। 2019 में बीजेपी महज 2624 वोटों के मामूली अंतर से जीती, और 2024 में गठबंधन ने 39,721 वोटों से एक जबरदस्त जीत हासिल की। ये सिर्फ एक चुनावी स्विंग नहीं है, ये एक राजनीतिक जलजिला है। ये साफ दिखाता है कि देवघर का वोटर किसी को भी हल्के में नहीं लेता। तो ये नतीजा आया कहाँ से? इसके पीछे कौन लोग हैं? अब हम क्या से कौन की तरफ बढ़ते हैं। कौन है देवघर के मतदाता और पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स हमें उनके बारे में क्या बताते हैं? पहला और सबसे बड़ा संकेत मिलता है वोटिंग परसेंटेज से। 2019 में जहां 64% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 80% हो गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पैगाम है। जब इतने सारे लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी आवाज सुनाना चाहते थे, वो बदलाव चाहते थे। और देवघर का चुनावी इतिहास देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। ये सीट कभी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। 2005 से लेकर 2024 तक यहाँ की जनता ने अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है। ये दिखाता है कि देवघर में जीत विरासत में नहीं मिलती, उसे हर 5 साल में। देवघर के समाज के कुछ मुख्य स्तंभ हैं। एक तरफ मंदिर की अर्थव्यवस्था से जुड़े ब्राह्मण पुजारी हैं, जिनका गहरा प्रभाव है। दूसरी तरफ महादलित समुदाय, जो पारंपरिक रूप से आरजेडी का आधार माना जाता है। इनके अलावा एससी और ओबीसी के दूसरे समूह हैं, जो किसी भी चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। और फिर हैं छोटे व्यापारी, स्थानीय कारोबारी, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी सीधे तौर पर शासन प्रशासन से जुड़ी है। तो अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां हम इन समुदायों की शिकायतों को चुनावी नतीजों से जोड़कर देखेंगे। आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने 80% वोटरों को पोलिंग बूथ्स तक आने पर मजबूर कर दिया? ये वो मुद्दे थे जो देवघर की गलियों में गूंज रहे थे। दलित समुदाय के लिए नौकरियों की कमी और कम मजदूरी एक बड़ी चिंता थी। ब्राह्मण पुजारियों को मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट से अपनी परंपराओं और रोजी रोटी की फिक्र सता रही थी। ओबीसी युवाओं में बेरोजगारी थी और किसानों की जरूरतें अनसुनी रह जाने का मलाल था। और इन सबके ऊपर खराब सड़कें, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे थे जो हर किसी को हर रोज परेशान कर रहे थे।
और देखिए, जब समाज में इतने सारे जमीनी मुद्दे हों तो सार्वजनिक बहस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। किसी भी लोकतंत्र में अपनी बात रखने के साथ साथ हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आती है। बात का मकसद लोगों को जानकारी देना होना चाहिए, उन्हें बांटना नहीं। ये हमारे संविधान का एक बुनियादी मूल्य है। जैसा कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी कहा गया है, 2019 का वो मामूली अंतर ही बता रहा था कि यहाँ के वोटर की वफादारी पक्की नहीं है। ऐसे में जो भी पक्ष स्थानीय शिकायतों को बेहतर ढंग से समझेगा और उन्हें अपनी आवाज देगा, उसे ही बढ़त मिलेगी। 2024 के नतीजों ने ठीक इसी बात को सच साबित कर दिया। तो इस जनादेश से क्या सीखा जा सकता है? एक चुनाव जीतना एक बात है और उस जीत को एक असरदार शासन में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ऐसे खाके की बात करेंगे जो चुनावी रणनीति को जनसेवा के एक मॉडल में बदल सकें। यहाँ एक रणनीतिक ढांचा है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति, यानी हर बूथ के लेवल पर सटीक प्लानिंग। दूसरा, संगठनात्मक ताकत, यानी जमीन पर अपने नेटवर्क को मजबूत करना। तीसरा, एक साफ कहानी जो लोगों को विरासत की सुरक्षा और सामाजिक न्याय का भरोसा दे। और चौथा, संसाधनों का सही और असरदार इस्तेमाल। इस रणनीति को 90 दिनों की एक सख्त योजना के तहत लागू किया गया। पहले जमीनी तैयारी और वोटरों को समझने से शुरुआत हुई, फिर लोगों तक सीधी पहुंच बनाई गई, उसके बाद अभियान को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया गया और आखिर में मतदान के दिन तक हर वोटर को लामबंद किया गया। ये दिखाता है कि चुनावी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया का नतीजा होती है। इस पूरी प्रक्रिया में नए जमाने के तरीकों का भी इस्तेमाल हुआ। एक तरफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हर छोटे छोटे मोहल्ले तक अपनी बात पहुंचाई गई, तो दूसरी तरफ इंस्टाग्राम रील्स जैसे माध्यमों से बड़े पैमाने पर युवाओं से सीधा संवाद किया गया। इसका मकसद सिर्फ प्रचार करना नहीं था, बल्कि भरोसा बनाना और गलत सूचनाओं का मुकाबला करना भी था। लेकिन इन डिजिटल साधनों का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। नागरिकों से जुड़ने का मतलब उनकी निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान करना भी है। हर संवाद उनकी सहमति पर आधारित होना चाहिए। ये भारत के डेटा संरक्षण कानून का भी एक मूल सिद्धांत है। तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजी जानकारी का फायदा उठाने के लिए नहीं। और अब आखिरी हिस्से में चलिए इस एक चुनाव के नतीजों से आगे बढ़कर नेतृत्व के असली मकसद पर विचार करते हैं, क्योंकि असली काम तो चुनाव जीतने के बाद ही शुरू होता है। राजनीति में 2 तरह की सोच होती है। एक है चुनाव प्रचार की सोच, जो सिर्फ वोट जीतने पर ध्यान देती है और चुनाव के समय ही जागती है, और दूसरी है शासन की सोच, जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देती है और इसके लिए लगातार 5 साल उनकी बात सुनती है। देवघर का जनादेश इसी दूसरी सोच की मांग कर रहा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या चुनाव 5 साल के रिश्ते का अंत है, या ये लोगों के साथ अगले 5 साल की बातचीत की एक नई शुरुआत है? जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है, उसे इस सवाल का जवाब अपने काम से देना होगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।